Hello students, this is Sunnydev and today I am going to start new chapter of class 8 history, that is the agrarian structure under the British। क्योंकि हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है तो सबसे पहले इस चैप्टर की बात करते हैं। तो देखते हैं कि किस प्रकार से ब्रिटिश, जो लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि ब्रिटिश अपना पावर कंप्लीट रूप से इंडिया में इस्टेब्लिश कर चुका है। अब जो किसानों से संबंधित क्या क्या उसका जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो पिजन से रिलेटेड उसका क्या क्या समस्याएं थी, कैसे कैसे वो अपना ये कर रहे थे, मतलब कि जो कैसे कैसे अपना काम चला रहे थे। तो कुछ टैक्सेस से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर क्रिएट होंगे जो कि दिया हुआ इस प्रकार से। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो वहाँ का रेवेन्यू सिस्टम था कैसा था। द रेवेन्यू सिस्टम, सबसे पहले रेवेन्यू सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि जो एक्सपेंसेस था, क्योंकि ब्रिटिश जब अपना पावर इंडिया में एस्टेब्लिश कर चुका था तो जो रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ साथ जैसे यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा था, और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ क्या था कि आर्मी को मेंटेन करना था, कि अपना पावर एस्टेब्लिश कर चुका है तो उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, और उसके साथ साथ जो आर्मी का सिस्टम था, इसको मेंटेन करने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत थी, संपत्ति की ज़रूरत थी, धन की ज़रूरत थी, वेल्थ की ज़रूरत थी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, तो इसके लिए उनको 3 काम था। इसके लिए क्या कर सकता था, तो अब जो रेवेन्यू सिस्टम के मेंटेन करने के लिए जो पैसे की ज़रूरत था उसके लिए वो मैक्सिमाइज कर सकता था। मैक्सिमाइज ट्रेड, क्या कर सकता था, मैक्सिमाइजिंग ट्रेड। तो जो ट्रेड था उसको क्या कर सकता था, मैक्सिमाइज कर सकता था। जितना अधिक से अधिक हो सके वो ट्रेड करेगा, व्यापार करेगा, तब तो वही तो सोर्स जो होगा इनकम का वो क्या होगा, बढ़ेगा। जो इनकम का जो सोर्स है वो क्या था, ट्रेड था। यदि हम ट्रेड को इंक्रीज करते हैं तो जो पैसा है, जो वेल्थ है, ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या था कि रॉ मटेरियल, बाइंग रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, बाइंग रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, इंडिया से रॉ मटेरियल खरीदेगा एट द चीप रेट, एट चीप रेट, यानी कि जो रॉ मटेरियल है इंडिया से सस्ते दामों पे खरीदेगा, इंडिया से सस्ते दामों पे खरीदेगा। ठीक है, बाइंग रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट द चीप रेट, सस्ते दाम पे इंडिया से क्या करेगा, रॉ मटेरियल खरीदेगा। और क्या करेगा, जो मैन्युफैक्चरल गुड्स है, मैन्युफैक्चरल गुड्स, तो सस्ते दाम पे इंडिया से खरीदेगा। और जो मैन्युफैक्चरल गुड्स है उसको क्या करेगा, उसको जो मैन्युफैक्चरल गुड्स है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स या फिर प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स से क्या करेगा, सेल इन इंडिया, तो इंडिया में क्या करेगा, बेचेगा। क्या करेगा, बेचेगा। किस पर, हायर, मतलब कि हाँ, एंड सेलिंग, ऐसे कर लिखो, एंड सेलिंग मैन्युफैक्चर गुड्स इन इंडिया, इंग्लैंड, इन इंडिया एट हायर रेट। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि इंडिया से खरीदा रॉ मटेरियल को सस्ते दामों पे और वापस फिर उसको इंडिया में ला करके गया इंग्लैंड में, बनाया इंग्लैंड में, मैन्युफैक्चर किया इंग्लैंड में, और यही से खरीदा वही मटेरियल हमको महंगे दाम पे ला करके फिर इंडिया में वापस क्या करेगा, बेचेगा, इंडिया में वापस बेचेगा। तो इससे उसका क्या हो सकता है, उसका जो है इनकम बढ़ेगा। और जो थर्ड आता है, जो लैंड रेवेन्यू है गवर्नमेंट से, उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो लैंड रेवेन्यू है उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वो रेवेन्यू सिस्टम के तहत ये 3 काम कर सकता था। ये किसके लिए, कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज है और आर्मी को मेंटेन करने के लिए ये सारे काम वो कर सकते थे। उसी में सबसे अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हम लोग देखते हैं कि द कंपनी एज दीवान, कंपनी एज दीवान,
तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं लास्ट चैप्टर में कि जो इंग्लैंड के जो कंपनीज था, वो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, और बैटल ऑफ प्लासी के बाद बक्सर हुआ, और बक्सर के बाद जो बंगाल था, बंगाल का वो दीवान बन चुका था। क्या बन चुका था? दीवान। और दीवान बनने के बाद तो 1765 में बात करते हैं, तो इस टाइम एक मुगल रूलर था, मुगल शासक था, जिसका नाम क्या था? मतलब कि शाह आलम सेकेंड। मुगल रूलर था शाह आलम सेकेंड। और इस टाइम जो यहाँ का गवर्नर था वो कौन था? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव कहता है लॉर्ड क्लाइव के गवर्नरशिप में, लॉर्ड क्लाइव के गवर्नरशिप में जो मुगल एम्पायर था शाह आलम सेकेंड, जो मुगल एम्पायर था शाह आलम सेकेंड, उन्होंने क्या किया था कि दीवानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, शाह आलम सेकेंड जो था वो दीवानी सौंप दिया था। दीवानी ऑफ कहाँ कहाँ का? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो जो मुगल एम्पायर शाह आलम सेकेंड था 1765 में लॉर्ड क्लाइव के गवर्नरशिप में बिहार, बंगाल और उड़ीसा का जो दीवानी था वो किसको दे दिया था? दीवानी ब्रिटिश कंपनी को, ब्रिटिश कंपनी को, जिसको वो ब्रिटिश कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्लियर हो चुका है कि 1765 में लॉर्ड क्लाइव के गवर्नरशिप में शाह आलम सेकेंड जो मुगल एम्पायर था दिल्ली का, वो क्या किया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया तो इसके बदले में कंपनी क्या करता था? उसको एनुअल पेमेंट देता था 26 लाख का, 26 लाख। कि ये पूरे दीवानी के बदले में जो गवर्नमेंट थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी शाह आलम सेकेंड को 26 लाख रुपया एनुअली रिटर्न में उसको क्या करते थे? पैसे देती थी। ओके, तो इस प्रकार से देखते हैं, इस प्रकार से क्या हुआ कि जो डिप्टी दीवान था, कंपनी ने क्या किया? एक डिप्टी दीवान से अपॉइंट किया। कंपनी ने क्या किया? एक डिप्टी दीवान से अपॉइंट किया। डिप्टी दीवान अपॉइंट किया। अब ये डिप्टी जो दीवान था वो किसके लिए था? तो बंगाल और बिहार के लिए। एक था बंगाल के लिए, दूसरा था बिहार के लिए। तो पूरा दीवानी जो मिल गया था कंपनी को, तो उन्होंने एक दीवान नियुक्त किया, अपॉइंट किया। और वो जो दीवान था, एक दीवान किसके लिए किया था? एक दीवान जो डिप्टी दीवान, जो दीवान का सेकंड पोजीशन होता है, तो वो एक बंगाल के लिए था और एक बिहार के लिए था। तो दोनों जगह के लिए एक डिप्टी दीवान अपॉइंट कर दिया। किसने? कंपनी ने। और जो दीवानी राइट से क्या हुआ कि कंपनी का पूरा अथॉरिटी मिल गया, यानी कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज था, दीवानी राइट्स मिलने के बाद जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज था वो पूरा का पूरा किसके कंट्रोल में आ गया? कंपनी के कंट्रोल में आ गया। यानी कि पूरे इलाका में जो भी रिसोर्स था, जो भी टेरिटरीज था बिहार, बंगाल और उड़ीसा में, वो सारे पर जो राइट्स आ गया, जो अधिकार हो गया, किसका हो गया? वो कंपनी का हो गया। और क्या था कि अब जब पूरा अधिकार हो गया तो जो पेजेंट से रेवेन्यू था वो अधिक रेवेन्यू के लिए क्या किया कि वो जो सिस्टम था रेवेन्यू का उसको चेंज करना शुरू किया, ताकि क्या हो सके कि हाईएस्ट रेवेन्यू जो है पेजेंट से वसूल किया जा सके। ठीक है। और इस प्रकार से टैक्स कलेक्टर जो था क्या था? सिर्फ अधिक से अधिक रेवेन्यू करने में था। जो लैंड है, जो क्वालिटी, लैंड की जो क्वालिटी था उससे उसको मतलब नहीं था, प्रोडक्शन क्या हो रहा है उससे उसको मतलब नहीं था। सिर्फ मतलब क्या था कि यानी जो टैक्स कलेक्टर था उगाही करना, यानी कि वसूल करना। तो जो टैक्स कलेक्टर था उसका एक ही को मेन मोटो था कि अधिक से अधिक रेवेन्यू कलेक्ट करें, टैक्स कलेक्ट करें। लैंड की फर्टिलिटी क्या है, लैंड की क्वालिटी क्या है, उससे कोई मतलब उसको नहीं रह गया था। क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ था कि जो पेजेंट्स थे, इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या हुआ? जो पुअर पेजेंट्स थे, जो गरीब किसान थे, उसका बहुत ज़्यादा शोषण होने लगा, एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। और इस प्रकार से जो रेवेन्यू कलेक्शन था, कई सारे कल्टीवेटर्स क्या हुए? जंगल भाग गए, गाँव छोड़ करके कहाँ चले गए कि इसके कारण जो कल्टीवेटर्स को, जो पुअर, चूँकि अधिक मतलब कि ये हो गया था, जो अधिक मात्रा में
टैक्स कलेक्शन किया जा रहा था। इससे जो पुअर किसान फार्मर्स थे, पेजेंट्स थे, वो मजबूर हो गए और उसको क्या किया गया, फोर्स किया गया छोड़ करके जंगल जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? कल्टीवेटर्स था, या तो वो जंगल चले गए या तो रॉबर बन गए। अब गरीब किसान है, उसको खाने के लिए हो नहीं पा रहा है, उससे ज़बरदस्ती हम टैक्स वसूल कर रहे हैं। इससे क्या होगा, उसके लाइफ इफेक्टेड होगा। इसके कारण क्या हुआ, या तो वो जंगल चले गए खेत को छोड़ करके, या तो फिर डाकू बन गए। ऑप्शन उसके पास दूसरा कुछ नहीं था, क्योंकि वो मजबूर हो चुके थे। इतनी अधिक मात्रा में एक्सप्लॉयटेशन अब नहीं कर सकते थे। इस प्रकार से क्या हुआ, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था डिक्लाइन कर गया, क्योंकि छोटे छोटे जो किसान थे वो प्रोडक्शन छोड़ दिए। जब प्रोडक्शन छोड़ दिए तो क्या हो गया, प्रोडक्शन डिक्लाइन कर गया। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो डिक्लाइन कर गया, और डिक्लाइन करने के बाद जो ट्रेड और कॉमर्स था, इससे क्या हो गया कि वो भी बंगाल में इफेक्टेड हुआ। क्योंकि जो भी ट्रेड, ऐसे हम किसान हैं, छोटे छोटे किसान ही है, थोड़ा थोड़ा करके उपज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। अब ग्रो करने के बाद ही ना जो ट्रेड, अब सब्जी ग्रो कर रहे हैं, उसके बाद ही मंडी में पहुंच रही है। तो सब्जी मंडी में पहुंचने के बीच में बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, फिर शॉपकीपर्स हैं, तब घर तक सब्जी पहुंचती है। अब प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं है, तो ये सब व्यापारी क्या होगा, इफेक्टेड होगा। तो वही बात है कि जब किसान ग्रो करना छोड़ दिए, वो डाकू बन गए, जंगल में चले गए, तो इससे क्या हुआ, इससे जो इफेक्टेड हुआ कौन, इससे ट्रेड जो था बंगाल में इफेक्टेड हुआ, और क्या हो गया, ड्रॉबैक हो गया, उसका सेटबैक पे चले गए। किस प्रकार से जो इंडियन गुड्स थे वो क्या हो गए, अब क्या हो गया कि इसके कारण अब जो ब्रिटिश था, अब जो बंगाल के ट्रेडर खरीद रहा था, तो ब्रिटिश के ट्रेडर्स था, इसको क्या था कि बहुत कम रेट पे जो सामान था, बहुत कम रेट पे इंडिया में खरीदने लगा, और यूरोप में जाकर बहुत ही हायर रेट पर बेचना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, जो वेवर सिल्क था या तो जो आर्टिसंस थे, वो क्या हो गए कि उसको बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस में वर्क करने पर मजबूर हो गए, कम पैसे में भी बेचना पड़ता था। क्योंकि क्या था, सभी ट्रेड भी, एग्रीकल्चर से ट्रेड भी अफेक्टेड हुआ था। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जो वर्कर्स का स्किल था वो धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म हो गया। और जो 1770 में बंगाल में क्या हुआ था, अकाल पड़ गया था, फेमिन हुआ था। इस फेमिन के तहत क्या हुआ था कि कई सारे लोग, लगभग 1/3 पॉपुलेशन, उस टाइम का 1/3 पॉपुलेशन, जिसके 1770 में अकाल पड़ा था। इस फेमिन के दौरान लगभग बंगाल का 1/3 पॉपुलेशन जो है वो क्या हुआ था, इसमें मारा गया था। ओके, तो ये था यहाँ का दीवानी सिस्टम। कंपनी क्या हो गया था, कंपनी दीवान बनने के बाद ये सब घटनाएं घटी थी। उसके बाद अब रेवेन्यू सिस्टम की बात कर रहे थे हम लोग। अब रेवेन्यू सिस्टम में कुछ चेंजिंग आया, और चेंजिंग आया तो सबसे पहला चेंजिंग आया क्यूनियल सेटलमेंट। क्यूनियल सेटलमेंट यानी कि जो क्यूनियल मतलब क्या, 5 वर्ष, पंचवर्षीय, ये पंचवर्षीय सेटलमेंट्स लाया गया था। किसके तहत, रेवेन्यू सिस्टम के तहत। अब जो नेक्स्ट गवर्नर, इस टाइम जो गवर्नर बन चुका था, कौन बन चुका था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स इस टाइम का गवर्नर बन चुका था। और गवर्नर बनने के बाद क्या किया था कि क्यूनियल सेटलमेंट लाया था, किसके लिए, लैंड रेवेन्यू के लिए। कब लाया गया था कि लैंड रेवेन्यू के लिए क्यूनियल सेटलमेंट लाया गया था 1772 में। किसके द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। अब इस सेटलमेंट के तहत क्या था, तो ये एक 5 ईयर सेटलमेंट था, 5 ईयर सेटलमेंट था, 5 वर्षीय, पंचवर्षीय योजना था। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो मतलब कि जो 5 ईयर सेटलमेंट था रेवेन्यू का, इसमें स्टेट्स का था कि हाईएस्ट बिडर, लेकिन जो प्रेफरेंस था जमींदार के लिए कोई प्रेफरेंस नहीं दिया गया था। और जो प्रोविंशियल काउंसिल था, ठीक है, जो किसके, जो इंडियन दीवान के वर्क्स के लिए जो प्रोविंशियल काउंसिल बनाया गया था, उसमें क्या था, जो करप्ट टैक्स कलेक्टर्स था उसको हटा दिया गया था। इंडियन दीवानी से जो करप्ट टैक्स कलेक्टर्स था उसको क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। और उसके जगह पर क्या क्या, कलकत्ता में कमेटी ऑफ रेवेन्यू सेटअप किया गया था कि जो लैंड, अभी बताए थे कि दीवान क्या था कि बहुत ज़्यादा जो टैक्स कलेक्टर था उसका मेन पर्पज से अधिक टैक्स कलेक्ट करे। ठीक है, तो जो करप्ट टैक्स कलेक्टर था उसको हटा दिया गया और एक कमेटी
सेट किया गया। किसके लिए? एक कमेटी सेट किया गया, कहाँ पे? कलकत्ता में। तो कमेटी ऑफ रिवेन्यू, इसका नाम क्या दिया गया? कमेटी ऑफ रिवेन्यू। तो कलकत्ता में एक कमेटी ऑफ रिवेन्यू सेट किया गया था। ओके, अब इस सिस्टम का तर्क क्या था कि यानी कि ये सिस्टम जो था ये भी क्या हुआ, सक्सेस नहीं कर पाया। तो क्यूनियल सेटलमेंट था, रिवेन्यू का सिस्टम जो था ये सिस्टम भी सफल नहीं हो पाया। ये भी सिस्टम क्या हो गया, फेल कर गया, क्योंकि इसमें जो बिडिंग प्रोसेस था क्या था, ट्रांसपेरेंट था, और स्टेट डिमांड करता था क्या था, जो फिक्स किया गया था लैंड के, जो लैंड एक्चुअली जो लैंड से प्रोड्यूस होता था उसके तहत जो फिक्स किया गया था रेवेन्यू, उससे ज़्यादा रेवेन्यू का डिमांड करता था स्टेट। इस कारण से क्या हो गया, ये भी फेल कर गया। और फिर से क्या होगा, अगला आया तो ये 5 वर्षीय बाद आ गया डेसेनियल सेटलमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं 10 साल का सेटलमेंट। ओके, तो ये सेटलमेंट्स के बारे में जो डिकेडल सेटलमेंट्स था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।